So, hello students, welcome you all on digital platform of Mehta PG College and Institute of Technology. I'm Dr. Sunil Chaudhary. So, आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के कुछ पेपर्स डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में यूनिवर्सिटी पैटर्न कैसा आता है और उसके बाद में अपना जो पेपर है, मेन पेपर है, उसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए BSc पार्ट फर्स्ट की बात, BSc पार्ट सेकंड की कर रहे हैं अपन। देखिए BSc पार्ट सेकंड में आपके 3 पेपर्स चलते हैं, 3 पेपर्स यहाँ चलते हैं। 3 पेपर्स की आप बात करेंगे। जो फर्स्ट पेपर होता है आपका वो होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप। ठीक है, इनवर्टिब्रेट टाइप की बात करते हैं अपन। दूसरा जो आपका पेपर है उसमें अपन बात करते हैं कि एनिमल फिजियोलॉजी, एंड बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं यहाँ। एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद में थर्ड पेपर आपका आता है यहाँ पे लास्ट, और थर्ड जो पेपर है उसको अपन नाम देते हैं इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड पेपर जो है उसमें इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक, ये सारे के सारे जो पेपर्स हैं ये पेपर्स आपके सिलेबस में है। 3 पेपर्स हैं जूलॉजी में और तीनों के अपन यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए जो फर्स्ट पेपर है ये 33 मार्क्स का है, सेकंड पेपर है 33 मार्क्स का है और थर्ड पेपर है वो 34 मार्क्स का है, यानी टोटल 100 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं आपका जो फर्स्ट पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप की अपन बात कर रहे हैं। देखिए नाम से अपने को पता चल रहा है कि ये जो पेपर है इसमें शायद अपन जो ऑर्गेनिज्म है यानी इनवर्टिब्रेट। ठीक है, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इनवर्टिब्रेट क्या है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ का अपने को पता होना चाहिए कि इनवर्टिब्रेट्स क्या है। जब इनवर्टिब्रेट्स का अपने को पता चल गया कि इनवर्टिब्रेट्स क्या है, देन हम कोशिश कर सकते हैं कि इनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, इनमें फंक्शन कैसे होते होंगे, उन सब की अपन बात करने वाले हैं। तो जो पेपर है आपका पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप। ठीक है, देखिए पेपर का नाम यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन, किस तरीके का स्ट्रक्चर है और किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं उनकी बात करने वाले हैं अपन यहाँ। तो सबसे पहली चीज अपने को ये पता होना चाहिए कि नाम आ रहा है इनवर्टिब्रेट। ठीक है, इनवर्टिब्रेट, तो इनवर्टिब्रेट किसे कहेंगे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। देखिए इनवर्टिब्रेट अपन उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनमें वर्टिब्रा कॉलम एब्सेंट होती है। ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रा कॉलम प्रेजेंट होती है उनको अपन वर्टिब्रेट बोलते हैं या कोर्डेट्स बोलते हैं। यहाँ सिर्फ अपन बात करने वाले हैं इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स की आप बात करते हैं तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं इनवर्टिब्रेट्स। इसी पेपर का कुछ रूप आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। फर्स्ट ईयर में आपने जो फाइलम था एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा तक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है आपने। उसके बाद में आपने इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ा है, यहाँ तक उनका डिटेल क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में आपने यहाँ पढ़ा इसमें। और कुछ ऑर्गेनिज्म की भी आपने यहाँ बात की है कि हर फाइलम में कुछ ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा है, जैसे प्रोटोजोआ में आपने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना पढ़ा। उसके बाद में आपने
पोरीफोरा में कुछ मेंबर्स को पढ़ा, उसके बाद में फिर आप एनेलिडा तक, यानी एनेलिडा में नेरीज और हेट्रोनेरीज की आप बात करते हैं, यहाँ तक आप सब इसमें पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन जैसे बात करें इनवर्टिब्रेट्स वर्ड्स की बात करें, यानी पूरे के पूरे जो संसार है उसमें थोड़ा सा इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, उसके बाद में अपन मेन थीम पे आते हैं। देखिए इनवर्टिब्रेट्स की अपन बात कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो यानी कि ये 95 से लेकर 98% तक इस यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स प्रेजेंट है। यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है? इनवर्टिब्रेट्स हैं। और इनमें अगर देखा जाए अब तक अगर इनवर्टिब्रेट्स की अपन बात करते हैं तो बहुत सारी स्पीसीज, यानी कि इसमें देख के मान के चलिए कि करोड़ों में जो स्पीसीज हैं, यानी मिलियंस स्पीसीज की अपन यहाँ बात करते हैं। मिलियंस स्पीसीज में सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा नंबर में है वो आपके हैं इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स। तो मैंने कहा 95 से लेकर 98% तक इनवर्टिब्रेट्स हैं। इसके बाद में जो रेस्ट हैं, यानी कई जगह आपको 2%, कई जगह 5%, लेकिन ऐसा माना जाता है 2% के आसपास में वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स कितने हैं? 2 to 5% ओनली पूरे वर्ल्ड में, इतने से वर्टिब्रेट्स हैं। सो अपने को सबसे ज़्यादा बात करनी है इनवर्टिब्रेट्स की, कि इनवर्टिब्रेट्स देखिए डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, डाइवर्सिटी देखते हैं आप और इन एनिमल्स की, तो पूरे यूनिवर्स में कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देंगे। वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस उनकी चेंज होंगी, हैबिटेट उनका चेंज होगा, तो अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। वो साइज़ में अलग होंगे, शेप में अलग होंगे, मॉर्फोलॉजी अलग होगी, फिजियोलॉजी अलग होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट डाइवर्सिटी के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं आपको यहाँ। तो इनवर्टिब्रेट अपन किसको कहेंगे? कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें इनवर्टिब्रेट कॉलम एब्सेंट होती है, उनको अपन इनवर्टिब्रेट कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आप लोगों को कि 95 से 98% तक जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं? इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद में देखिए कुछ मेजर डिफरेंस की बात करते हैं अपन, कि इनमें क्या डिफरेंस होता होगा, और जो इनकी डाइवर्सिटी है उसके बारे में बात करें कि किस वजह से इनको अलग किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि इन वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट यानी नॉन कोऑर्डेट और कोऑर्डेट को कुछ डिफरेंस करने के अपन ने क्राइटेरिया लिए, किस बेस पे अपन ने इनको क्लासीफाई किया। अपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस थे, उनकी वजह से अपन ने इनको क्लासीफाई किया। जैसे अपन ने वहाँ बात की कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपन बात करते हैं कि किस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटोप्लाज्मिक है या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सीलोम प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं बॉडी में सेगमेंटेशन है या नहीं है। तो ये क्या थे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे, कि इन ऑर्गेनिज्म में कुछ इस तरीके के बेसिस थे, उसी की बेस पे अपन ने इनको क्लासीफाई किया अलग अलग। भाई इसी तरीके से किया ना। देखिए जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसको अपन ने कहा कि इनके जो ऑर्गेनिज्म है नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, यानी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इनको, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। उसके बाद में फिर अपन ने कहा कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी का जो लेवल है वो प्रोटोप्लाज्मिक है, यानी प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बने हुए हैं। फिर अपन ने कहा कि ये एसिलोमेट होते हैं, यानी कि किसी तरीके की कोई कैविटी नहीं होती अंदर की तरफ। फिर अपन ने आगे चले थोड़ा सा, फिर अपन ने कहा कि ये एसिमेट्रिकल होते हैं, किसी भी तरीके की इनमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे जिनकी वजह से अपन क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अब अपन बात करें कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स में डिफरेंस क्या है, कुछ कोऑर्डेट्स और नॉन कोऑर्डेट्स में डिफरेंस क्या है। देखिए अपन बात कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट और दूसरा वर्टिब्रेट्स।
दोनों में डिफरेंस देखते हैं एक बार कि क्या डिफरेंस होता है, किस बेस पे अपन ने इनको वर्टिब्रेट कहा, किस बेस पे इनवर्टिब्रेट कहा। तो देखिए मेजर डिफरेंस वर्टिब्रेट्स या कोर्डेट्स की अपन बात करते हैं। देखिए वर्टिब्रेट्स अपन इनको इसलिए बोलते हैं, वैसे इनको कोर्डेट्स बोलेंगे क्योंकि कोर्ड प्लस एटा यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, रस्सी जैसी संरचना प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं कोर्डेटा। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें रस्सी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कोर्ड एटा। कोर्ड रस्सी जैसी संरचना धारण करने वाले ऑर्गेनिज्म को कोर्डेटा में रखा गया। तो वो जो संरचना है जिसको अपन बोले नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड भविष्य में फ्यूचर में जाके इसमें वर्टिब्री कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो वर्टिब्री कॉलम में जब ये कन्वर्ट हो जाती है तो अपन उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, यानी कि इनमें वर्टिब्री कॉलम प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो कोर्डेट होते हैं इनकी लाइफ में कुछ कैरेक्टर हैं जो बेसिकली प्रेजेंट होते ही होते हैं, वो चाहे इनकी लार्वल स्टेज हो चाहे एडल्ट स्टेज हो, किसी ना किसी स्टेज में वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे 3 कैरेक्टर की बात करेंगे। पहला जो कैरेक्टर है वो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, उसके बाद में नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट। ये 3 मेजर कैरेक्टर हैं वर्टिब्रेट्स या कोर्डेट्स के जो लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में प्रेजेंट होंगे, और इन वर्टिब्रेट्स में ये तीनों कैरेक्टर एब्सेंट होंगे, ठीक है, पहली चीज। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। एक होता है पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल ओनली वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है, इन वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होती है। उसके बाद में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे अपन हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन यहाँ प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। यहाँ हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं आगे हार्ट की पोजीशन, हार्ट की पोजीशन आप देखेंगे तो इन वर्टिब्रेट्स में हार्ट की पोजीशन कैसी होती है, डोर्सल, और इधर की तरफ कैसी पोजीशन होती है, वेंट्रल। हार्ट की जो पोजीशन है वो वेंट्रल होती है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, तो इन वर्टिब्रेट में दोनों तरीके के ओपन और क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। फिर आप बात करते हैं आगे इधर की तरफ वर्टिब्रेट्स में तो सिर्फ क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है वो वेसल्स में होता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो होता है। फिर अपन बात करते हैं और इसके अलावा रीजनरेशन की बात करें तो इन इनवर्टिब्रेट्स में रीजनरेशन की अच्छी कैपेसिटी होती है, इनमें कम होती है लेकिन कम होती है। कुछ फाइलम हैं जिनमें बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, कुछ क्लासेज के ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ कैपेसिटी अच्छी होती है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन, तो मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनमें सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इधर सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंट, एक ही पेरेंट से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि दो मेल और फीमेल दोनों दो ऑर्गेनिज्म में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा हो, गैमेट में फ्यूजन हो रहा हो, उसके बाद में अगर डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये कुछ डिफरेंस अपन ने देखे कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ सिर्फ अपन बात करने वाले हैं वर्टिब्रेट्स की, ठीक है, वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो वर्टिब्रेट्स हैं ये अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ के आ रहे हैं, यानी इनकी डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स अपन ने कहाँ पढ़ा, फर्स्ट ईयर में अपन पढ़ के आ रहे हैं। और फर्स्ट ईयर में अपन ने इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी कि ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनकी शेप, साइज, सिमेट्री की बात करी थी, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, और डिफरेंट टाइप के सीलोम की बात की थी, सिमेट्री की बात की थी इन ऑर्गेनिज्म में कि किस तरीके की सिमेट्री होती है, किस तरीके की दिखाई देते हैं। बॉडी में सेगमेंटेशन की बात की थी पन्ने के, स्यूडो सेगमेंटेड होते हैं या असेगमेंटेड होते हैं या सेगमेंटेड होते हैं,
ठीक है। तो ये कुछ जो बेसिस थे, जो क्राइटेरियाज थे क्लासिफिकेशन की, वो सब आप पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपना जो फाइलम है, एक छोटा सा डिफरेंस और देख लेते हैं अपन। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनको अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड करके अब पढ़ रहे हैं अपन, लोअर इनवर्टिब्रेट्स और हायर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में मोस्टली स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म है, इधर थोड़े से लार्ज साइज के ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद में फिर इधर अपन बात करते हैं सिमेट्री की बात करें जैसे, तो ये तीनों तरीके की सिमेट्री, एसिमेट्री, सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री तीनों तरीके की सिमेट्री होती है। यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसके बाद में सीलोम, यहाँ एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ठीक है। एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट होते हैं। वो जो ऑर्गेनिज्म है हायर इनवर्टिब्रेट हैं वो सारे सिलोमेट होते हैं। यहाँ अपन बात करते हैं एस्केहेलमिन्थीज या निमेटोड, एस्केहेलमिन्थीज या निमेटोड। निमेटोड्स की यहाँ अपन बात करते हैं कि एस्केहेलमिन्थीज तक के जो फाइलम है उनको अपन लोअर इनवर्टिब्रेट्स में रखते हैं, और उसके बाद में यानी कि एनेलिडा से लेकर इकाइनोडर्मिटा के जो फाइनल हैं उनको अपन हायर इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं और एक फाइलम हायर इनवर्टिब्रेट्स का है, वहाँ तक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, यानी कि एनेलिडा तक आप बात करते हैं फर्स्ट ईयर में। आज अपन बात कर रहे हैं हायर इनवर्टिब्रेट्स की, ठीक है। तो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे सिर्फ हायर इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। तो हायर इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे अपन, तो देखिए यहाँ कुछ कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करेंगे अपन यहाँ। तो हायर इनवर्टिब्रेट्स में देखते हैं आप, तो कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री। इसके बाद में फिर आप बात करेंगे यहाँ कैसे होते हैं, सिलोमेट, ठीक है। इसके बाद में फिर कैसे होते हैं, और अगर यहाँ ऑर्गेनिज्म को आप देखेंगे तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो ट्रू सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे जितने भी हैं इनमें आप बात करेंगे तो ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है, लेकिन कुछ फाइलम में ओपन टाइप का होता है। जैसे मोलस्का की कुछ क्लासेज हैं उनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी इससे आगे के जो क्लासेज जो फाइलम है उनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पूरा वेल डेवलप्ड होता है। और इसके बाद में सिस्टम्स काम करने लग जाते हैं, यहाँ से सारे के सारे सिस्टम काम करने लग जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर हैं जो अपन बात कर रहे हैं हायर इनवर्टिब्रेट्स में, यानी कि अपन हायर इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें वहाँ अपने को पता होगी कि इनमें सिमेट्री कैसी है, बॉडी में सेगमेंटेशन कैसे हैं, है ना। इसके बाद में सिलोमेट है या नहीं, ट्रू सिलोमेट है या एसिलोमेट है, प्रोटोस्टोमियम है या ड्यूटेरोस्टोमियम है, यानी प्रोटो का मतलब जिनमें पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें पहले माउथ का फॉर्मेशन हो रहा है तो अपन बात करते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म में प्रोटो में मतलब कि जो आपके इकाइनोडर्मेटा से पहले के जितनी फाइलम है उनको प्रोटोस्टोमियम, और इकाइनोडर्मेटा से बाद की जितनी फाइलम है उनको अपन बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए कि जो बेसिक है वो क्या है। इसके बाद में अपना जो आज का फाइलम है जिसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आपने एनेलिडा तक कहाँ पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। उसके बाद का जितना भी जो फाइलम है वो आपको कहाँ पढ़ना है, सेकेंड ईयर में, बीएससी पार्ट सेकेंड में आप इन सब की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ अपन बात करते हैं जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा की, ठीक है।
आर्थ्रोपोडा के सबसे पहले अपने को जनरल कैरेक्टर पता होना चाहिए, क्योंकि हर फाइलम अपन जब पढ़ रहे हैं तो उस फाइलम के कुछ स्पेसिफिक जनरल कैरेक्टर होंगे और उन कैरेक्टर की वजह से उस फाइलम को अपन जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आर्थो और पोडा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, यानी कि जॉइंटेड, और पोडा का मतलब होता है फुट। या अपेंडेज बोल सकते हैं। जॉइंटेड अपेंडेज बोल सकते हैं अपन। तो आर्थ्रोपोडा के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें क्या होता है जॉइंटेड, यानी पोडा का मतलब फुट ले लो, यहाँ पे सिंपल सा वर्ड है पोडा, पोडा का मतलब फुट। ठीक है, तो जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है, आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है इसके जो ऑर्गेनिज्म है उनको अपन कहते हैं जॉइंटेड यानी संधित, और पोडा का मतलब होता है पाद। जॉइंटेड पैर होते हैं जिनमें उनको अपन आर्थ्रोपोडा कैटेगरी में रखते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट थे सीबोल्ड, एक साइंटिस्ट थे वॉन सीबोल्ड, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फाइलम का नाम दिया था और इनको बताया था कि आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड और अपेंडेज, पोडा का मतलब होता है पैर, यानी इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं। ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं, संधित उपांग होते हैं, जितने भी अपेंडेज हैं वो जॉइंटेड हैं। ठीक है, इसके बाद में थोड़े से अपन इसमें चल के देखें कि कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स यहाँ देखेंगे, देखिए तो सबसे पहले अपन कह रहे हैं कि सिमेट्री कैसी होगी। तो यहाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आपने कॉकरोच देखा, तो सिमेट्री का मतलब होता है अगर उस ऑर्गेनिज्म को अगर डिवाइड करें अपन बीच में से तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो सिर्फ एक लाइन से काटेंगे तो इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, मान के चलिए जैसे ये आपकी फिश है कोई, ठीक है, ये फिश है, तो अगर इसको आप दो भागों में डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक लाइन से अगर काटेंगे तो दो भागों में डिवाइड होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी डिवाइड। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें कैसी होती है बाइलेटरल सिमेट्री होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीलोम कैसी होती है, इसमें ट्रीसीलोम होती है, बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, बॉडी कैसी होती है सेगमेंटेड होते हैं। इसके बाद में जॉइंटेड अपेंडेज, ठीक है, और कंपाउंड आई। देखिए दो स्पेसिफिक कैरेक्टर है इस फाइलम के जिनकी वजह से इस फाइलम को जाना जाता है। एक होता है जॉइंटेड अपेंडेज और दूसरा होता है कंपाउंड आई। ठीक है, जॉइंटेड का मतलब होता है संधित उपांग। जितनी भी आप इसमें अपेंडेज देखेंगे, अभी जैसे कुछ मेंबर्स इसके अपन पढ़ने वाले हैं, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो उसमें आपको क्लियर दिखाई देगा कि जो अपेंडेज हैं उनमें जॉइंट्स हैं, यानी संधित हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। तो जॉइंटेड अपेंडेज और कंपाउंड आई। संयुक्त नेत्र की बात करते हैं कि बहुत सारी ओसिलाई मिलकर एक विजुअल यूनिट मिलकर कंप्लीट आई का फॉर्मेशन करते हैं, यानी बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिनको ओसिलाई बोलते हैं। ओसिलाई मिलकर एक लार्ज यूनिट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड आई। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म है उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है जॉइंटेड अपेंडेज और कंपाउंड आई। ठीक है, तो आर्थो का मतलब जॉइंटेड और पोडा का मतलब पैर। ठीक है, तो इसका हर फाइलम का अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। इससे पहले भी आपने बात की, जैसे आपने एनेलिडा की बात की, तो एनेलिडा जो फाइलम है, फाइलम के नाम पे जाइए सबसे पहले कि फाइलम का नाम किस बेस पे रखा गया है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं एनेलिडा की। एनेलिडा का मतलब होता है एन्युलस लाइक स्ट्रक्चर। एन्युलस का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो रिंग आप देखेंगे एनेलिडा के मेंबर्स में तो अंदर की तरफ आपको बिल्कुल सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लियर सेगमेंटेशन होता है, इसलिए उसका नाम एनेलिडा पड़ा। इससे पहले देखते हैं आप प्लेटीहेल्मिन्थेज की बात करते हैं।
यानी फ्लैट वोम, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, चपटे कर्मी, यानी कि बिल्कुल फ्लैट जो मेंबर होते हैं वो प्लेटी हेलमिंथीज में। इससे पहले अपन ने बात की पोरीफोरा, पोरस बॉडी, यानी बॉडी में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है, इसलिए उनका नाम पोरीफेरा। पोरा का मतलब पोरस और फेरा का मतलब धारण करने वाले, जिनकी बॉडी में बहुत सारे पोर होते हैं। इसीलिए फिर प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटो का मतलब पहले या आदिम, जो सबसे पहले डेवलप हुए। तो इसी तरीके से आर्थ्रोपोडा की अपन बात कर रहे हैं, तो आर्थ्रोपोडा का मतलब, आर्थो का मतलब जॉइंटेड और पोडा का मतलब फिट, कि जिन ऑर्गेनिज्म में जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं, संधित उपांग होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को अपन रखते हैं आर्थ्रोपोडा में। और इसके बाद में कंपाउंड आई, यानी दो इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, जॉइंटेड अपेंडेज और कंपाउंड आई। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनके अपन ने बात की, कि सिलोमेट होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं और बायलिटरल सिमेट्री होती है। तो ये सब चीज़ें अपन ने यहाँ बात की है, ठीक है। अब देखिए, अपन ने कहा कि जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, इसको जो प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे, नाम देने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सीबोल्ड। आर्थ्रोपोडा को अपन लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं। लार्जेस्ट फाइलम के नाम से जाना जाता है आर्थ्रोपोडा। क्यों? सबसे ज़्यादा स्पीसीज इसी फाइलम में मिलती है, यानी कि अभी देखे जाएं तो सबसे बड़ा, यानी कि इसमें 11,34,000 के आसपास स्पीसीज आपको अभी इसमें मिलेंगी। पुरानी किताबों में 9 लाख के आसपास लिखा हुआ है, लेकिन रोज़ नई स्पीसीज मिल रही है, डिस्कवरी हो रही है। तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज कौन से फाइलम में मिलती है? आर्थ्रोपोडा में। तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। उसके बाद में दूसरा फाइलम आता है आपका मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। उसके बाद में थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है प्रोटोजोआ, इसमें 50,000 के आसपास स्पीसीज मिलती है। तो टोटल यूनिवर्स में आप देखते हैं तो 98% तक आर्थ्रोपोडन है, ठीक है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो किनका है? आर्थ्रोपोडन का, जो आर्थ्रोपोडा है उनका है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी इंसेक्ट, ठीक है, जो क्लास है इंसेक्टा, वो सबसे ज़्यादा इंसेक्टा क्लास के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका नंबर है, ठीक है। अब देखिए, इसमें अपन आर्थ्रोपोडा में बात कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स की अपन यहाँ बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले अपने पास में जो मेंबर आता है उसको बोलते हैं अपन पेलिमॉन या प्रॉन। पेलिमोन, ठीक है, पेलिमोन इसको नाम देते हैं, या फिर इसको बोलते हैं इंडियन फ्रेश वाटर प्रॉन। कॉमनली नोन एज प्रॉन। प्रॉन के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में आप कहेंगे झींगा मछली, ठीक है, झींगा मछली, लेकिन रियल फिश नहीं है ये, लेकिन नाम आता है झींगा मछली। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सिल्वर फिश, इसके बाद में झींगा मछली, और उसके बाद में और बहुत सारी फिश का नाम दे देते हैं, लेकिन वो रियल फिश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रॉन है वो रियल फिश नहीं है, इसको बोलते हैं झींगा मछली बोलते हैं, या फिर इसको पेलिमान बोल सकते हैं, इंडियन फ्रेश वाटर प्रेन बोलते हैं, या फिर प्रॉन बोलते हैं, ठीक, किसी भी नाम से आपको आ सकता है। तो अपन बात कर रहे हैं सिर्फ प्रॉन की, प्रॉन या पेलिमान की अगर बात करते हैं तो ये कौन सी क्लास में आता है? आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसकी क्लास है क्रिस्टेसिया। क्रिस्टेसिया जो क्लास है इसकी, उस क्लास का ये मेंबर है। क्रिस्टेसिया जो क्लास है उसका मेंबर है, यानी कि
जो आपका आर्थ्रोपोडा फाइलम है उसको कई क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे अभी बात कर रहे थे अपन कि इंसेक्ट है, इसकी सबसे लार्जेस्ट क्लास है, उसी तरीके से एक क्लास है क्रेस्टेशिया। क्रेस्टेशिया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इसकी, जिसमें इस मेंबर को रखा गया है। पेलिमोन या प्रॉन को अपन किस में रखते हैं, क्रेस्टेशिया क्लास में रखते हैं। और क्रेस्टेशिया जो वर्ड है ये किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे क्यूवियर। क्यूवियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस वर्ड को प्रपोज किया था, इस वर्ड को दिया था। ये इस पे स्टडी कर रहे थे एक तरीके से, मान के चलिए 1800 के आसपास इन्होंने इस वर्ड को जनरेट किया था या क्रिस्टेशिया का नाम दिया था। और क्रिस्टेशिया का मतलब होता है क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब होता है हार्ड सरफेस। तो उन ऑर्गेनिज्म को आप देखेंगे तो जिनमें हार्ड सेल प्रेजेंट होता है, यानी कि क्रस्ट, क्रिस्टा का मतलब होता है हार्ड सरफेस, हार्ड सेल भी बोल सकते हैं अपन। हार्ड सेल प्रेजेंट हो या जिनके ऊपर हार्ड सरफेस प्रेजेंट हो, उनको अपन क्रिस्टेशिया क्लास में रखते हैं। तो इसके जो ऑर्गेनिज्म हैं, क्रिस्टेशिया क्लास के जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनके बाहर की तरफ एक तरीके से हार्ड सरफेस होता है, ठीक है, हार्ड सरफेस होता है, इसलिए उनको क्रिस्टेशिया क्लास में रखा गया। अभी अपन बात करेंगे पेलिमोन का, जब स्केलेटन की बात करेंगे, प्रॉन की जब स्केलेटन की बात करेंगे तब देखेंगे कि स्केलेटन किससे मिलकर बना होता है, किस तरीके का होता है। तो यहाँ अपन क्लास क्रिस्टेशिया की बात कर रहे हैं। क्रिस्टेशिया जो वर्ड है किसने दिया था, क्यूवियर ने। क्रिस्टेशिया का मतलब होता है, क्रिस्टा का मतलब होता है हार्ड सेल, ठीक है। और हार्ड सेल यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनका बाह्य स्केलेटन हार्ड सरफेस से मिलकर बना होता है, उनको अपन नाम देते हैं या उनको रखते हैं क्रिस्टेशिया में। ठीक है जी, तो अपन बात कर रहे हैं इसको कि क्रिस्टेशिया जो क्लास है इसमें आपको प्रॉन को रखते हैं अपन, क्रेब्स को रखते हैं, उसके बाद में कुछ वाटर फ्लीज हैं उनको अपन यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रॉन की। प्रॉन की बात कर रहे हैं तो प्रॉन की एक स्पीसीज होती है, ये जो पेलिमान है, पेलिमान मालकुम सोनाई, मालकल COLM, मालकल सोनाई, ठीक है। ये पेलिमान जीनस है और मालकल सोनाई इसकी स्पीसीज है जिसकी अपन बात कर रहे हैं। ये जो अपने इंडिया में प्रेजेंट स्पीसीज हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं, जो केरला और साउथ में मिलती है इस तरीके की स्पीसीज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जनरल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो जनरल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपके आता है फाइलम। फाइलम कौन सा है, यहाँ फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। उसके बाद में फिर अपन क्लास की बात करें तो क्लास अभी अपन ने बात की थी कि यहाँ जो क्लास, इस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको अपन क्रिस्टेशिया क्लास में रखते हैं, ठीक है। तो क्लास हो गई क्रिस्टेलिया। फिर ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर की यानी ऑर्डर इनका है डेकापोडा, जिनमें जैसे डेका का मतलब है 10 पैर, ठीक है। तो डेकापोडा ऑर्डर है, उसमें इनको रखा गया है। इसके बाद में जो जीनस है वो पेलिमान हो गया और स्पीसीज मालकम सोनाई स्पीसीज है जिसकी अपन यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके अपन हैबिट और हैबिटाट की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिट और हैबिटाट की। देखिए हैबिट और हैबिटाट की बात करते हैं तो प्रॉन नॉर्मली अपन कह रहे हैं कि ये फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म है। अभी अपन ने बात की थी इसका नाम क्या रखते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म,
फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है ये। तो फ्रेश वाटर के जो भी पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिजर्वर हैं या रिवर्स हैं, वहाँ पे ये मिलेगा। और नॉर्मली ये दिन के समय छुपा रहता है लेकिन रात को बाहर निकलता है, यानी कि ये कैसा है नेचर में, नॉक्टोरल है, यानी स्वभाव कैसा है, रात्रिचारी, नॉक्टोरल, रात को समय ये बाहर निकलता है। और कैसा है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ठीक है, नेचर में कैसा है, ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब क्या है कि जो भी छोटे मोटे कीट हैं या कुछ लार्वाज हैं, कुछ छोटे मोटे मान के मीट के कोई टुकड़े हैं या फिर किसी स्पीसीज के एग्स हैं, ये इनको तो खाते ही हैं। साथ में कुछ छोटी मोटी प्लांट स्पीसीज हैं, यानी जू प्लैंक्टॉन्स जिनको बोलते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स जिनको अपन बोलते हैं, उनको भी ये फीड करता है। तो इसलिए अपन इसको नाम रखते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कैटेगरी में, यानी प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, दोनों तरीके का फीडिंग करता है ये, ठीक है। तो ओमनीवोरस कैटेगरी में अपन ने इनको रखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें अपन बात कर रहे हैं कि इसमें चलने के लिए 10 जोड़ी पैर होते हैं, यानी 10 पेयर फुट है। इसीलिए तो अपन ने इसको किस में रखा है, डेकापोडा क्लास में, डेकापोडा में रखा है। जो ऑर्डर है इनका क्या है, डेकापोडा। डेकापोडा का मतलब है 10 पैर, यानी चलने के लिए वॉकिंग लेग्स के रूप में 10 पैर टांगे हैं इसमें या फिर फीट है। इसके बाद में देखिए, ये जो एनिमल है इसको आप देखेंगे तो इसमें ऑटोटोमी भी आपको देखने को मिलेगी। ऑटोटोमी का मतलब होता है खुद से अपने ऑर्गन्स को तोड़ देना, यानी ऑटोटोमी या स्व अंगोच्छेदन। अपने जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को कुछ इस तरीके की कंडीशन आए, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो या कोई भी किसी तरीके का इनके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, यानी कोई डेंजर की कंडीशन हो, कभी भी मान के चलिए कोई डेंजर आता है, कोई एनिमल अटैक करता है, ये तो उसको उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने कुछ ऑर्गन्स को तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कोई फीट है उसको तोड़ दिया या कोई एंटीना है उसको तोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, उनको तोड़ देगा। तो इस तरीके की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑटोटोमी। ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी ऑटोटोमी। और अपन बात करेंगे रेप्टाइल्स में, बात करते हैं, छिपकली को देखते हैं, तो छिपकली में टेल का तोड़ना वो भी एक ऑटोटोमी की प्रोसेस है। मतलब कोई भी उस पर एनिमल अटैक करता है तो वो अपनी पूंछ को गिरा देता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ। तो अपन हैबिट और हैबिटाट की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्रेश वाटर के रिजर्वर, तालाब, पोंड जितने भी हैं उनमें मिलता है। नेचर में कैसा है, नॉक्टोरल है, रात्रि के समय छुपा रहता है, दिन के समय छुपा रहता है, रात्रि के समय बाहर आता है, यानी कि नॉक्टोरल है। फीडिंग में कैसा है, ओमनीवोरस है, यानी कि छोटे मोटे जो भी ऑर्गेनिज्म है, जू प्लैंक्टॉन्स हैं, उनको तो खाता ही है, साथ में कुछ मीट के टुकड़े हैं या फिर किसी के लार्वी हैं, किसी के एग्स हैं, साथ में कुछ डाइटम्स हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, उनको भी ये खाता है। ये तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ओमनीवोरस नेचर कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म हो गया। उसके बाद में फिर अपन इसकी बात करते हैं, शेप और साइज की बात करें, हैबिट और हैबिटाट के बाद में दूसरा जो ऑर्गेनिज्म का अपन पढ़ते हैं वो है शेप एंड साइज। एक तरीके से अपन मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी, देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके का दिखाई दे रहा है, उस तरीके का अगर वो दिखाई दे रहा है तो उसको अपन मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अब मॉर्फोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे अपन कि कितनी बड़ी साइज का है, दिखने में कैसा है, कलर कैसा है उसका, बाहर की तरफ से जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो सब मॉर्फोलॉजी में इंक्लूड होता है। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आता है शेप एंड साइज, ठीक है। शेप एंड साइज की बात करते हैं। इस ऑर्गेनिज्म को आप देखेंगे तो बिल्कुल इसका जो बॉडी है बिल्कुल लंबी होती है, बहुत लंबा होता है। इसको देखेंगे एंड आपके लैब में भी स्पेसिमेन रखे हुए होते हैं, उनमें भी आप देखोगे प्रॉन को तो बिल्कुल आपको लंबी सी साइज का दिखाई देगा। एक स्पाइनल शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका, बाइलेटरल इसमें सिमेट्री होती है, तो इससे कि जब ये तैरे तो कम से कम प्रतिरोध वहाँ पे डेवलप हो, उनको तैरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए यहाँ बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसके बाद भी देखिए आप इसको देखोगे, जो एडल्ट स्पीसीज हैं उसको अगर आप देखते हैं तो ये 25 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, यानी कि
काफ़ी कुछ लंबा होता है। आपने स्केल से मेजर करके देखेंगे इनको, तो इनकी जो स्पीसीज है वो 25 से 40 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, लेकिन कुछ स्पीसीज इससे भी ज़्यादा लंबी होती है। जैसे एक स्पीसीज है पेलिमोन कार्सिनस, पेलिमोन कार्सिनस, जो 90 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, 90 सेंटीमीटर तक लंबी होती है वो स्पीसीज। ठीक है, तो ये मोर्फोलॉजी थी। मोर्फोलॉजी यानी आकृति जो दिख रही थी इनकी, ये किस तरीके के ऑर्गन्स हैं, ये किस तरीके के एनिमल दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं मोर्फोलॉजी। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं कलर की। शेप एंड साइज हो गया मोर्फोलॉजी में, फिर कलर, ठीक है। देखिए कलर देखेंगे इन ऑर्गेनिज्म का, तो आपको कलर कैसा दिखाई देगा, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्यूलेंट वाइट, ठीक है, यानी कि पारभासी सफ़ेद रंग दिखाई देता है। और वो कई स्पीसीज में आप देखेंगे तो यानी पीला, नीला, भद्दा कलर दिखाई देता है, कभी कभी आपको भूरा भी दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में सेगमेंटेशन की बात करते हैं बॉडी में। नेक्स्ट बॉडी में सेगमेंट्स अपन बात करते हैं एनेलिडा के बाद में कि क्लियर सेगमेंटेशन होता है। तो नेक्स्ट बाहर से दिख रहे हैं, मोर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, बॉडी सेगमेंट। देखिए बॉडी सेगमेंटेशन यहाँ क्लियर सेगमेंट्स दिखाई देंगे, मेटामेरिक सेगमेंट्स, यानी हर सेगमेंट्स में अपेंडेज प्रेजेंट है। यहाँ अपन बात कर रहे हैं जॉइंटेड अपेंडेज की, तो अब देखेंगे कि हर सेगमेंट में कौन कौन से अपेंडेज हैं और पूरी बॉडी कितने सेगमेंट्स में डिवाइड है, कौन से में हेड रीजन है, कौन से में एब्डोमेन रीजन है, कौन से में थोरेक्स रीजन है, तो वो सब अपन यहाँ बात करने वाले हैं बॉडी सेगमेंटेशन की। तो यहाँ देखिए बॉडी सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो टोटल जो आपका प्रोन है इसको 19 सेगमेंट में, टोटल 19 सेगमेंट्स में अपन ने इसको डिवाइड कर रखा है, या इसमें टोटल 19 सेगमेंट्स होते हैं। इनमें से आप देखेंगे तो अपन इनको डिवाइड करके रखते हैं दो स्पष्ट भागों में। एक होता है आगे वाला सिफेलोथोरेक्स और पीछे वाला होता है एब्डोमेन या उदर। आगे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स और जो पीछे वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं एब्डोमेन, ठीक है। अब देखिए अपन दोनों फिर इनमें सेगमेंट्स देखते हैं कि सिफेलोथोरेक्स में कितने सेगमेंट्स हैं और एब्डोमेन पार्ट में कितने सेगमेंट्स हैं। तो जो सिफेलोथोरेक्स रीजन है, आगे वाला जो रीजन है, उसमें सिफेलिक्स और वक्स दो पार्ट्स होते हैं, सिर और वक्स, यानी 5 जो सेगमेंट्स हैं वो सिर वाले रीजन के और 8 जो सेगमेंट्स हैं वो वक्स वाले रीजन, थोरेक्स वाले रीजन के होते हैं। तो 8 और 5 13 सेगमेंट्स तो यहाँ होते हैं सिफेलोथोरेक्स रीजन में। और बाकी जो रेस्ट बचे हुए सेगमेंट्स हैं, जो 6 सेगमेंट्स हैं, वो एब्डोमेन सेगमेंट बोलते हैं, उनको एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हर सेगमेंट्स में यहाँ अपेंडेज प्रेजेंट है। अभी अपन बात कर रहे हैं कि जो सिफेलोथोरेक्स है यानी सिफेलिक हेड रीजन और थोरेक्स वक्स वाला रीजन है, तो टोटल 13 सेगमेंट है, 5 सेगमेंट सिर वाले रीजन में और 6 सेगमेंट वक्स वाले रीजन में, तो 8 सेगमेंट सॉरी, तो टोटल 13 सेगमेंट सिफेलोथोरेक्स में और 6 सेगमेंट एब्डोमेन रीजन में, तो टोटल 19 सेगमेंट्स होते हैं। इसलिए यहाँ 19 पेयर अपेंडेज होते हैं, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे कि प्रोन में 19 पेयर अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं। तो अभी अपन देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स में कौन कौन से अपेंडेज हैं, क्या क्या काम करते हैं, उन सब की अपन बात करने वाले हैं अभी। अपन बात कर रहे हैं कि सेगमेंटेशन की बात कर रहे थे कि बॉडी में सेगमेंट्स, ठीक है। तो सेगमेंट्स अपन ने देखा कि टोटल जो प्रोन है उसमें 19 सेगमेंट्स होते हैं। उसमें से भी अपन ने 3 तरीके से इनको डिवाइड कर रखा है। एक हो गया हेड, एक हो गया थोरेक्स और एक जो एब्डोमेन, ठीक है। 3 रीजन में अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। हेड रीजन में अपन कह रहे हैं कि 5 सेगमेंट्स हेड रीजन में है, 8 सेगमेंट थोरेक्स में है और 6 सेगमेंट्स एब्डोमेन। तो टोटल 19 सेगमेंट्स हैं और 19 पेयर अपेंडेज यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे कि हर पेयर में
जो अपेंडेज है वो कौन कौन से सेगमेंट्स में कौन कौन से अपेंडेज प्रेजेंट है, उन अपेंडेज की भी अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए पहला जो अपन कह रहे हैं कि सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, बॉडी में सेगमेंटेशन, तो अपन देखते हैं पहले कि सिफेलोथोरेक्स, और दो भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया, एक सिफेलोथोरेक्स सिफेलोथोरेक्स एक पार्ट हो गया। इसके बाद में जो ये वाला पार्ट है यानी इसमें सिफेलिक और थोरेक्स दो रीजन है, हेड और थोरेक्स। ये टोटल कितने सेगमेंट है? 13 सेगमेंट है। तो इसमें दो रीजन हो गए, एक थोरेक्स रीजन और एक हो गया सिफेलिक रीजन यानी हेड रीजन, और ये थोरेक्स। यहाँ 5 सेगमेंट और यहाँ 8 सेगमेंट, टोटल कितने हो गए? 13 सेगमेंट। ठीक है, तो एक रीजन तो ये हो गया अपने पास में, और दूसरा जो रीजन है जिसको अपन बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, एब्डोमिनल रीजन है। एब्डोमिन, ठीक है, एब्डोमिन की बात कर रहे हैं कि जो एब्डोमिनल रीजन है इसमें टोटल कितने सेगमेंट्स हैं? इसमें टोटल 6 सेगमेंट हैं। तो टोटल अपन ने कहा कि इसमें 19 सेगमेंट्स हैं, तो टोटल 19 सेगमेंट्स हो गए। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे अपन बात करें इसमें कि अपन अभी सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी कैसा होता है? इस दिखने वाला जो स्ट्रक्चर अपने को जो दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं, और मॉर्फोलॉजी की। उसके बाद में अपन देखिए इसमें कुछ बॉडी एपरेचर की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे बॉडी में पोर्स की बात कर रहे हैं जो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, या इनको कह सकते हैं एक्सटर्नल एपरेचर या एक्सटर्नल पोर्स बोल सकते हैं अपन। एक्सटर्नल पोर्स की बात कर रहे हैं जो आपको दिखाई देते हैं, यानी कि अपन बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको सिफेलोथोरेक्स जो रीजन है, यानी जो सिफेलिक रीजन है, उसमें भी ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा माउथ, एक स्प्लिट लाइक दरार के रूप में ऊपर की तरफ क्या खुलता है? माउथ खुलता है। माउथ, और आप नीचे की तरफ देखेंगे पोस्टीरियर एंड में वेंट्रल साइड पे देखेंगे तो एनस, माउथ प्रेजेंट है और एनस प्रेजेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे तो रीनल एपरेचर प्रेजेंट है। रीनल एपरेचर प्रेजेंट है यानी एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए रीनल एपरेचर प्रेजेंट है। वो रीनल एपरेचर कहाँ है? एंटीना, जो आगे की तरफ जो एंटीना है उनका कोक्ष वाला रीजन है, यानी जिसको कक्षांग बोलते हैं अपन, उस रीजन में खुलते हैं बाहर की तरफ। इसके द्वारा इसके बाद में फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन जो एक तरीके से एक उभार के रूप में आपको दिखाई देगा। जो तीसरी जोड़ी वॉकिंग लेग्स चलने वाली, देखिए दो तरीके की यहाँ लेग होते हैं, एक वॉकिंग लेग्स होते हैं और एक स्विमिराइट्स होते हैं स्विम करने के लिए। यहाँ अपन बात करेंगे कि एब्डोमेन वाले रीजन है इसमें स्विमिंग लेग्स होती हैं जिनको स्विमिराइट्स बोलते हैं, और जो थोरेक्स वाला रीजन है उसमें वॉकिंग लेग्स होती हैं। ठीक है, तो जो वॉकिंग लेग है यानी थर्ड जो वॉकिंग लेग है उनके नीचे थर्ड वॉकिंग लेग्स में प्रेजेंट होते हैं फीमेल जेनाइटल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो फिफ्थ पेयर यानी कि जो पांचवी जोड़ी, अपन ने कहा कि थोरेक्स रीजन में वॉकिंग लेग्स है, तो थर्ड जो वॉकिंग लेग्स है उसमें तो प्रेजेंट होते हैं फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, और जो फिफ्थ वॉकिंग लेग्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं मेल जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो वो एक एपरेचर के रूप में आपको बाहर दिखाई देते हैं, बाहर की तरफ खुलते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आप देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र के रूप में जो एंटीन्यूल्स हैं, एंटीन्यूल्स में जो एंटीन्यूल्स के आधार जो बेसल जो पार्ट है एंटीन्यूल्स का, वहाँ छोटे छोटे गड्ढे में आपको, ठीक है, गड्ढे में आपको स्टेटोसिस्ट दिखाई देती है। ठीक है,
एंटीना एक होता है, एंटीना एक होते हैं एंटीन्यूल्स। अभी अपन सब उनकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर अभी देखेंगे यहाँ। तो जो एंटीन्यूल्स हैं, एंटीन्यूल्स का जो बेसल पार्ट है वहाँ दो गड्ढे दिखाई देंगे छोटे छोटे आपको। तो उनमें क्या होता है, स्टेटोसिस्ट की बात करते हैं अपन। स्टेटोसिस्ट या संतुलन पुटिकाएं जो बैलेंस ऑर्गन की तरह काम करती है, यानी ऑर्गेनिज्म का बैलेंस बनाने का काम करती है। ठीक है, तो इतने बॉडी में पोर्स आपको एक्सटर्नली दिखाई देते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको माउथ दिखाई देगा, जो सिफेलोथोरैक्स रीजन में, सिफेलिक जो रीजन है उसमें आपको स्प्लिट दरार के रूप में माउथ दिखाई देगा। पोस्टीरियर एंड पे आप देखेंगे तो पोस्टीरियर एंड में, जिसको यूरोपोड्स बोलते हैं लास्ट वाला रीजन, उससे पहले एनस खुलता है। वेंट्रल नीचे की साइड में देखिए, इस तरीके से ये एनिमल होता है, तो पोस्टीरियर रीजन में नीचे की तरफ खुलता है एनस। उसके बाद में फिर अपन ने कहा कि दो थर्ड वॉकिंग लेग्स है। अपन ने दो तरीके से कैटेगराइज किया इसमें, कि जो एब्डोमिनल रीजन है उसमें स्विमिराइट्स होते हैं, स्विमिंग करने वाले पैर, ठीक है, और जो थोरैक्स रीजन है उसमें वॉकिंग लेग्स होते हैं। ठीक है, यहाँ भी अपन अभी देखेंगे कि अपेंडेज देखते हैं कि कौन कौन से अपेंडेज किस किस रीजन में प्रेजेंट है। तो जो वॉकिंग लेग हैं वो भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग शेप साइज की होती हैं, कुछ अलग फंक्शन करती हैं। वॉकिंग के अलावा भी ये फंक्शन करती हैं, जैसे कुछ होती हैं चीलेट लेग्स, अपन बात करेंगे कीलेट लेग्स बोलते हैं जिनको। तो उनमें पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनको फीडिंग में हेल्प करवाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो थर्ड वॉकिंग लेग है वहाँ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की ओपनिंग होती है, और जो फिफ्थ, ठीक है, जो फिफ्थ लेग है वहाँ पे मेल जेनाइटल ऑर्गन की ओपनिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ पोर्स दिखाई देते हैं बॉडी में, जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल छिद्र, बाह्य छिद्र बोलते हैं जिसको। और साथ में जो एंटीन्यूल्स हैं वहाँ भी दो गड्ढे आपको दिखाई देते हैं, जिनमें होते हैं स्टेटोसिस्ट, यानी एक तरीके से बैलेंसरी ऑर्गन के रूप में काम करता है वो, इसको संतुलन पुटिकाएं या स्टेटोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं, यानी कि बाह्य कंकाल की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। एक्सोस्केलेटन आप देखेंगे, मैंने अभी कहा कि अपन ने रखा है क्रिस्टेशिया क्लास में इनको। क्रिस्टेशिया का मतलब ही क्या है, क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर, यानी बाहर हार्ड सेल प्रेजेंट है, तो अपन ने उनको किस में रखा है, क्रिस्टेशिया में। तो जो एक्सोस्केलेटन है, बाह्य जो सरफेस होता है इनका वो हार्ड होता है। बाह्य सरफेस में आप देखेंगे तो कुछ आपको एक तरीके से कहें साल्स या स्क्लेरेटिन की जमी हुई कटक्स होते हैं, जिनको स्क्लेरेटीज बोलते हैं, या कह सकते हैं कि अकैल्शियम की, यानी जिनमें कैल्शियम नहीं होता उनकी क्यूटिकल होती है। ठीक है, पूरी की पूरी एक मेम्ब्रेन होती है। तो जो सिफेलोथोरैक्स वाला रीजन है, सिफेलोथोरैक्स जो रीजन है, इसमें जो स्क्लेरेटीज हैं, यानी आप इसको देखिए, जो सील है यहाँ पे वो आगे की तरफ निकला रहता है। थोड़ा सा इसका आपने एंड देखा हो तो आगे की तरफ निकला रहता है, पूरा का पूरा जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको आप बोलते हैं रोस्ट्रम। ठीक है, जो बाहर की तरफ निकला होता है उसको रोस्ट्रम बोलते हैं। उसी में ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ आईज प्रेजेंट होती हैं, उन ऑर्बिट्स में आई प्रेजेंट है। और वहीं पे जो ऊपर वाला रीजन है, ठीक है, जो पूरा का पूरा जो पृष्ठ सरफेस जो कवर कर रखा है जिसने, उसको बोलते हैं केरापेस। ठीक है, केरापेस से पूरा का पूरा कवर्ड रहता है, और केरापेस एक तरीके से हार्ड मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो और नीचे की तरफ आप देखेंगे लेटरल साइड में देखेंगे तो गिल्स रहते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड्स में। और जो गिल्स हैं वो भी ब्रेंकियोजिट या क्लोम का जो आवरण होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी गिल्स भी जो होते हैं वो कवर्ड रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में देखिए फिर अपन बात करते हैं एब्डोमेन स्क्लेरेटीज, यानी जैसा सेफेलोथोरैक्स में स्क्लेरेटीज हैं वैसे ही एब्डोमेन रीजन में होते हैं, यानी बीच बीच में इनमें क्या होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, वलय प्रेजेंट होती है इनमें। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर है, और इनके बीच में जॉइंट्स होते हैं, हिंज प्रेजेंट होते हैं जो इनको आपस में जोड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, तो अभी अपन ने बात की एनिमल की,
कि एनिमल का सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात की कि आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा में अपन ने बात की कि जॉइंटेड अपेंडेज और कंपाउंड आई जिनकी है उनको आर्थ्रोपोडा में रखा। फिर अपन ने बात की कि क्लास की कि इसको क्रेस्टेशिया क्लास में रखा, यानी कि बॉडी के ऊपर हार्ड सरफेस होता है, हार्ड सेल होता है, यानी क्रस्ट होता है, इसलिए इन्हें इसको अपन ने रख दिया क्रेस्टेशिया में। ठीक है, इसके बाद में फिर अपन ने कहा कि इसकी हैबिट और हैबिटाट की बात करी। हैबिट और हैबिटाट आप देखते हैं तो अपन ने कहा कि नॉक्टोरल एनिमल है जो फ्रेश वाटर में मिलेगा, आपको फ्रेश वाटर के रिजर्वर्स में मिलता है। नेचर में कैसा है, ओमनिवरस है और नॉक्टोरल रात को निकलता है और सड़े गले पत्ते हैं उनको या फिर छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म उनको खाने का काम करता है। तो नेचर में कैसा हो गया, ओमनिवरस। उसके बाद में फिर मॉर्फोलॉजी की बात की। सबसे पहले साइज शेप, एक तरीके से देखिए लंबी साइज का स्पाइंडल शेप दिखाई देता है। ठीक है, उसको मेजर करेंगे आप तो 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबा होता है। इसकी एक स्पीसीज की अपन ने बात की थी, वो 90 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। फिर अपन ने मॉर्फोलॉजी में बात की कलर की कि कलर कैसा दिखता है। तो नॉर्मली देखिए देखेंगे आप जो जुवेनाइल्स डेवलप हो रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंट वाइटिश कलर का, लेकिन धीरे धीरे इनका भद्दा कलर होने लग जाता है, नीला या फिर कई बार आपको भूरा कलर भी इसमें दिखाई देगा। उसके बाद में फिर आप देखेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं तो कलर के बाद में अपन इसके जो सेगमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं कि इसमें 19 सेगमेंट्स होते हैं और हर पार्ट्स में यानी 5 सेगमेंट्स जो सिफेलिक रीजन है, हेड वाला रीजन है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। हेड सेगमेंट थोरेक्स रीजन वक्ष भाग में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फिर 6 जो सेगमेंट्स हैं वो एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं और इन सेगमेंट्स में हर सेगमेंट में एक सिस्टमेटिक तरीके से अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की अपन ने बात की मॉर्फोलॉजी में। अब अपन बात करने वाले हैं इसमें जो अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं, यानी अब बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी दिखने की बात करें तो दिखता कैसा है। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि अपन बात कर रहे हैं कि 19 पेयर अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से अपेंडेज हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनकी लोकेशन देखते हैं अपन। तो अब बात कर रहे हैं अपन स्ट्रक्चर की। देखिए अपने पास पेपर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और फिर फंक्शनिंग कैसे होती है वहाँ, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोन का अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें भी सबसे पहले अपने को क्या दिखाई देते हैं, अपेंडेज। अपेंडेज की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अपेंडेज देखते हैं, मैंने कहा 19 पेयर अपेंडेज इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये अपेंडेज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे अपन एक बार थोड़ा सा इसका चार्ट बना लेते हैं कि कितने अपेंडेज हैं, कौन कौन से हैं, फिर इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे इन अपेंडेज का। अपेंडेज की बात करें और अपेंडेज कितने होते हैं, 19 पेयर, यानी कि हर सेगमेंट में अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपेंडेज की बात करें अपन। देखिए तो अपन ने कहा कि बॉडी को अपन ने पहले ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो सिफेलोथोरेक्स रीजन और एब्डोमिनल रीजन। सिफेलोथोरेक्स अपेंडेज बोल सकते हैं, इधर अपन बोले एब्डोमिनल, एब्डोमिनल अपेंडेज, यानी कि 2 पार्ट्स में अपन ने बॉडी को डिवाइड कर दिया, सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमिनल। ठीक है, अब देखते हैं कि सिफेलोथोरेक्स में कितने सेगमेंट्स हैं और कौन कौन से जो अपेंडेज हैं वो यहाँ प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जो सिफेलोथोरेक्स रीजन है, फिर अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, यानी सिफेलिक अपेंडेज और थोरेसिक, इसको फिर अपन ने डिवाइड कर दिया, क्योंकि पहले ही अपन बात कर चुके कि यहाँ 2 पार्ट्स होते हैं, एक सिफेलिक और एक थोरेक्स।
सिफेलिक अपेंडेज और इधर थोरेक्स, थोरेक्स अपेंडेज। दो अपेंडेज यहाँ दो पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया, या थोरेक्सिक बोल सकते हैं अपन। थोरेसिक अपेंडेज, दो तरीके के अपेंडेज में अपन ने इनको यहाँ डिवाइड कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो सिफेलिक रीजन है उसमें और एब्डोमिनल जो रीजन है इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स में कौन कौन से अपेंडेज आते हैं अपने पास में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि सिफेलिक रीजन। अब सिफेलिक रीजन में अपन ने कहा कि यहाँ टोटल 5 पेयर अपेंडेज हैं, 5 पेयर। इधर अपन ने कहा थोरेसिक रीजन में 8 पेयर अपेंडेज हैं इधर, ठीक है। दो तरीके के अपेंडेज हो गए आपके पास में यहाँ। अब देखिए सिफेलिक अपेंडेज देखते हैं अपन कौन कौन से होते हैं सिफेलिक अपेंडेज, यानी कि सिर वाला जो रीजन है वहाँ कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में होते हैं एंटेन्यूल्स, एंटेन्यूल्स। उसके बाद में दूसरे जो होते हैं सिर वाले रीजन में वो होते हैं एंटीना, उसके बाद में जो थर्ड वाला रीजन होता है वो आपके पास में यहाँ होता है मैंडिबल्स, मैंडिबल्स। उसके बाद में मैंडिबल्स और मैंडिबल्स के बाद में यहाँ होते हैं मैक्सिलरी, मैक्सिलरी और मैक्सिला। ये जो 5 अपेंडेज हैं ये प्रेजेंट होते हैं सिफेलिक रीजन में, यानी कि एंटेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब पेयर में प्रेजेंट है, 1 पेयर एंटेन्यूल्स, 1 पेयर एंटीना, देन मैंडिबल्स, उसके बाद में मैक्सिलरी और उसके बाद में मैक्सिला। ये जो 5 ऑर्गन्स हैं या अपेंडेज हैं ये सिफेलिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये कितने होते हैं 5 पेयर होते हैं। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं इधर बात करेंगे नेक्स्ट थोरेसिक रीजन में। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि 8 पेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 8 पेयर्स यहाँ प्रेजेंट हैं। तो 8 पेयर्स में आप देखेंगे तो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ आपको क्या मिलेंगे 5 जोड़ी टांगे मिलती हैं, यहाँ पे चलने वाली टांगे मिलेंगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट मैक्सिलिपिड, उसके बाद में सेकंड मैक्सिलिपिड, उसके बाद में थर्ड मैक्सिलिपिड, उसके बाद में 3 तो ये हो गई, उसके बाद में फर्स्ट चिलेट लेग, उसके बाद में सेकंड चिलेट लेग, उसके बाद में फर्स्ट नॉन चिलेट लेग, उसके बाद में सेकंड नॉन चिलेट लेग और उसके बाद में थर्ड नॉन चिलेट लेग, ठीक है। तो जो ऊपर वाली है आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैक्सिलिपिड है, इनको बोलते हैं प्रथम जंप पादक, ठीक है। जंप पादप यानी जंप करके चलता है, जंप करने वाले। तो फर्स्ट मैक्सिलिपिड, सेकंड मैक्सिलिपिड और थर्ड मैक्सिलिपिड ये किधर आते हैं थोरेसिक में। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड चिलेट लेग होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड चिलेट लेग होते हैं। देखिए यहाँ 1 से 3 तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये क्या होते हैं यहाँ मैक्सिलिपिड्स। मैक्सिलिपिड की अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि ये क्या होते हैं सब मैक्सिलिपिड। उसके बाद में नेक्स्ट जो देखेंगे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैक्सिलिपिड है। उसके बाद में नीचे वाले फर्स्ट और सेकंड कैसे होते हैं चिलेट लेग, फर्स्ट और सेकंड चिलेट लेग होते हैं 2। आप देखेंगे स्ट्रक्चर में एक लार्ज साइज के चिलेट लेग होते हैं और एक स्मॉल साइज के होते हैं। जो लार्ज साइज वाले होते हैं पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड पार्टिकल्स को पकड़ के लाने का काम करता है या ऑर्गेनिज्म को पकड़ता है। तो फर्स्ट सेकंड चिलेट लेग होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो बचे हुए हैं वो कैसे होते हैं नॉन चिलेट होते हैं, ठीक है। नॉन चिलेट लेग्स होते हैं।
जो उसके बाद में 6 नॉन चीलेट लेग, उसके बाद में 7th वाला है वो भी नॉन चीलेट, और 8th वाला है वो भी नॉन चीलेट लेग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, 5 जोड़ी चलने वाली टांगे होती हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स होते हैं इनमें। ठीक है, जो मैक्सिलिपिड्स को छोड़कर फिर 5 जोड़ी चलने वाली टांगे होती हैं। ठीक है, तो ये थोरेसिक की बात कर ली अपन ने। तो टोटल कितने पास 5 पेयर अपने पास सिफेलिक रीजन के हो गए, और 8 पेयर अपन बात कर रहे हैं थोरेसिक रीजन के। उसके बाद में फिर लास्ट बचता है अपने पास में एब्डोमिनल रेज। ठीक है, एब्डोमिनल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपको 5, ये देखिए टोटल अपन कह रहे हैं उधर 6 सेगमेंट्स हैं, यहाँ टोटल कितने सेगमेंट्स हैं, 6 सेगमेंट। यहाँ आप देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक तो मिलेंगे पेलियोपोड्स यानी 5 पेयर, और लास्ट वाला जो सेगमेंट्स है यूरोपोड। एक सेगमेंट में आपको यूरोपोड मिलेगा और 5 में आपको पेलियोपोड्स मिलेंगे। पेलियोपोड्स को अपन स्विमीराइट्स भी बोलते हैं, यानी कि उनको क्या बोलते हैं, स्विमीराइट्स यानी प्लवपात या तैरने वाले। तो जो एब्डोमिनल रीजन है यहाँ 5 स्विमीराइट्स होते हैं, स्विमीराइट्स या पेलियोपोड्स। तैरने के लिए, स्विम करने के लिए 5 जोड़ी पैर होते हैं उधर। और पीछे आप जो रीजन देखेंगे, पीछे वाला रीजन उसको बोलते हैं टेल्सन। टेल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है लेकिन टेल नहीं होती, उसको टेल्सन बोलते हैं या उसको बोलते हैं यूरोपोड्स। ठीक है, इस तरीके से बाइफरकेटेड होता है वो, तो उसमें देखेंगे तो उसको बोलते हैं यूरोपोड। वो हेल्प करता है स्विमिंग में। तो जैसे आपका नाव का पतवार चलता है तो ये पीछे पानी को धकेलता है तो एनिमल आगे की तरफ मूव करता है। तो यूरोपोड्स और पेलियोपोड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके एब्डोमिनल रीजन में। तो इस तरीके से टोटल 19 पेयर अपेंडेज की अपन ने बात की कि 19 पेयर अपेंडेज होते हैं। उनमें से जो सिफेलिक रीजन में है यहाँ 13 पेयर अपेंडेज होते हैं, और जो एब्डोमिनल रीजन है वहाँ 6 पेयर अपेंडेज होते हैं। सिफेलिक रीजन में आपके 5 पेयर और थोरेसिक रीजन में 8 पेयर। उधर एब्डोमिनल रीजन में 6, उनमें से 5 पेलियोपोड्स हैं और 1 यूरोपोड्स हैं। यहाँ अपन ने बात की सिफेलिक रीजन में 5 पेयर होते हैं, इनमें एंटीन्यूल्स होते हैं, एंटीना होते हैं, मैंडिबल्स होते हैं, मैक्सिली होती है और मैक्सिला होती है। इधर अपन ने फिर बात की कि इसमें फर्स्ट मैक्सिलिपिड होती है, सेकंड मैक्सिलिपिड होती है, थर्ड मैक्सिलिपिड होती है जंप करने वाले। उसके बाद में फर्स्ट सेकंड चीलेट लेग्स होती हैं, और उसके बाद में लास्ट वाली जो लेग्स हैं वो नॉन चीलेट लेग्स होती हैं। तो इस तरीके से टोटल अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं। अब अपन बाद में बात करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये जो अपेंडेज हैं ये दिखाई कैसी देती हैं, है ना, किस तरीके से इनका ओरिजिन होता है, किस तरीके से डेवलप होती हैं, कहाँ से निकलती हैं ये। ठीक है, तो एक एक अपेंडेज को अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन सिफेलिक रीजन से स्टार्ट करेंगे। अभी बात कर रहे हैं अपन स्ट्रक्चर की। तो अभी पहले अपन ने मॉर्फोलॉजी देखी कि दिखने में कैसा था, अब स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले अपने को अपेंडेज दिखाई दे रहे हैं, और अपेंडेज अपन कितने कह रहे हैं कि 19 पेयर अपेंडेज हैं। और 19 पेयर अपेंडेज को अपने को देखना है कि कौन कौन से रीजन में यानी कौन से पार्ट्स में, कौन से सेगमेंट में कौन सा अपेंडेज प्रेजेंट है, क्या फंक्शन करता है उसका। ठीक है, यही तो कह रहा है अपना पेपर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसका स्ट्रक्चर देखना है, देन फंक्शन, क्या फंक्शन करता है वो। तो यहाँ बात कर रहे हैं हर सेगमेंट्स में जो अपेंडेज प्रेजेंट हैं उनकी। तो सबसे पहले अपने पास में आता है सिफेलोथोरिक्स रीजन या सिफेलोथोरिक्स रीजन है, उसमें कौन कौन से अपेंडेज प्रेजेंट हैं यहाँ। तो यहाँ जो अपेंडेज हैं उनकी अपन बात करेंगे सबसे पहले। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में आते हैं यहाँ पे एंटीन्यूल्स। अपन ने कहा कि जो सिफेलिक अपेंडेज हैं, यहाँ सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सिफेलिक। सिफेलिक अपेंडेज की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिफेलिक अपेंडेज में अपन ने कहा सिफेलिक अपेंडेज कितने होते हैं, 5 पेयर। ठीक है, अब ये 5 पेयर अपने को देखने हैं। तो सबसे पहले अपने पास में आते हैं एंटीन्यूल्स। एंटीन्यूल्स
ठीक है। हिंदी में अगर इनको नाम दें अपन तो हिंदी में बोलते हैं प्रसरंगिकाएं या एंटीन्यूल बोलते हैं, ठीक है। इनको देखोगे आप तो ये एंटीन्यूल जो आपकी आई के जो स्टाल्क हैं या नेत्रों के जो व्रंत हैं, ठीक है, आई स्टाल्क या नेत्रों के जो व्रंत हैं उनके आधार पे, उनके बेस पे ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको अगर देखेंगे आप तो ये 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। इनमें 3 पार्ट्स होते हैं, यानी एक होता है प्रोकोक्सा, फिर कोक्सा, फिर बेसिस। बाहर की तरफ प्रोकोक्सा, फिर कोक्सा और फिर बेस, नीचे जहाँ से ओरिजिन हो रहा है बेस, कोक्सा, प्रोकोक्सा, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होती है, ठीक है, एंटीना। अब ये देखेंगे एंटीना, तो यहाँ जो इसका प्रोकोक्सा वाला रीजन है, अभी अपन ने बात की थी, वहाँ पे 2 गड्ढे दिखाई देते हैं, ठीक है, या एक छिद्र वहाँ खुलता है जिसमें क्या होगा, स्टेटोसिस्ट, ठीक है, स्टेटोसिस्ट या संतुलन पुटिका प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं, वो एक बैलेंसरी ऑर्गन की तरह यहाँ काम करती है। तो यहाँ इसको अब देखेंगे एक स्क्लेरेटीज या स्क्लेरोडाइट जिसको बोलते हैं पर कंटक पाली, जिससे ये क्या रहती है, ढकी रहती है, और बाहर की तरफ यहाँ से एक छोटे से एक तरीके से कहें कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कोक्सा छोटा है और बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है, बेसिस इसका थोड़ा सा लंबा होता है, इसमें इसके ऊपर शूक एब्सेंट होते हैं, ठीक है, शूक इस पे नहीं पाए जाते हैं। और इसके अलावा फिर देखेंगे आप इसमें तो इसमें स्पर्शक या फ्लिपर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फ्लिपर्स पाए जाते हैं इस पे। और ये काम किसका करता है, टैक्टाइल यानी स्पर्श संवेदी, स्पर्श को टच करके सूचनाएं देने का काम करता है कौन, एंटीन्यूल्स। तो एंटीन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऊपर की तरफ आपने देखा कि जो आई बोल्स हैं उनके वहाँ आई का जो स्टाल्क है वहाँ से डेवलप होती हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्री कोक्सा, कोक्सा और बेसिस। बेसिस वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है, इन पे शूक नहीं पाए जाते, कंटक नहीं पाए जाते, ऊपर देखेंगे स्पाइंस नहीं पाए जाते, सिंपल से होते हैं और टैक्टाइल का काम करते हैं, यानी स्पर्श के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले काम जो है किनका है, एंटीन्यूल्स का है, जिनको बोलते हैं प्रसरंगिकाएं भी बोलते हैं इनको। उसके बाद में दूसरा जो अपने पास में आता है वो है एंटीना। देखिए फर्स्ट क्या था, एंटीन्यूल्स, दूसरा आपके पास में आता है एंटीना। एंटीना क्या है, जो आपकी एंटीन्यूल्स थे उनके नीचे एक उनके जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका जो भाग देखेंगे नीचे वाला जिसको प्रोपोडाइट बोलते हैं, वो फूला हुआ रहता है, ठीक है। और इसके अंदर ही अभी अपन ने कहा था रीनल एपरेचर प्रेजेंट होता है। रीनल एपरेचर यानी जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं उनको उत्सर्जित करने के लिए एपरेचर प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीना के बेस में जो फूला हुआ प्रोपोडाइट वाला जो पार्ट है वहाँ पे खुलते हैं। इनके जो कोक्सांग वाला जो रीजन है जिसको बोलते हैं कोक्सा रीजन, वहाँ पे वो बाहर की तरफ खुल रहे हैं। इसका जो बेसिस देखेंगे, बेसिस पर एक स्पाइन प्रेजेंट होता है, जो बेसिस रीजन है वहाँ एक स्पाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये देखेंगे तो ये क्या क्या काम करती है, ये तीनों तरीके के काम करती है, यानी सेंसरी काम भी करती है, ठीक है, यानी टैक्टाइल का काम भी करती है, उसके अलावा एक्सक्रेशन का काम भी करती है, क्योंकि यहाँ इसके बेस में क्या है, जो इसका कोक्सा वाला रीजन है वहाँ पे क्या है, रीनल एपरेचर है, तो उत्सर्जन में भी हेल्प करती है। और स्टेटोसिस्ट भी यहाँ होते हैं कि अपन बात कर रहे हैं कि जो एंटीन्यूल्स हैं उनके बेस में ही तो प्रेजेंट है, उनके नीचे ही तो प्रेजेंट है, तो वहाँ स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है, तो बैलेंस का काम भी करते हैं। तो 3 काम करती है एंटीन्यूल, स्पर्श का काम करती है, उत्सर्जन का काम करती है, और तीसरा जो काम है टैक्टाइल का काम, स्पर्श का काम, उत्सर्जन का काम और बैलेंस का काम, तीनों काम करती है आपकी, ठीक है। तो 2 चीज़ अपन ने पढ़ ली, एक हो गया एंटीना, दूसरा हो गया एंटीन्यूल्स। उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे मैंडिबल्स की, यानी मैंडिबल्स कैसे होते हैं, इसके इनका अपन स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि किस तरीके के स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।